वेलकम बच्चों। आज हम लोग 11th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। तो 11th का जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो एक्चुअली देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग जो भी बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे होंगे जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मैक्सिमम जो होंगे जिनका टारगेट होगा कि IIT एंट्रेंस को क्वालिफाई करना और नीट को क्वालिफाई करना। तो सबसे पहले आप लोग देख ले, हम लोग बेसिक पहले केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं 11th में। तो 11th में जो अपना केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री को हम लोग बात करते हैं 11th में हम लोग 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। एक होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले जो भी बच्चे हैं थोड़ा इस पे ध्यान से देखेंगे। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है इसको पहले समझे। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है, अगर मेरे लैंग्वेज में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है इफ़ यू नो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स यू नो फिजिकल केमिस्ट्री। यदि आप जोड़ घटाव गुना भाग जानते हैं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री आता है। इसमें ज़रा सा कैलकुलेशन अच्छा होता है, बच्चे का कैलकुलेशन इसमें चेक होता है। कैलकुलेशन अच्छी होगी, आपका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेसिकली आपको थोड़ा क्या करना होगा, इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि जब हम लोग 11th में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो 11th का जो ऑर्गेनिक का पार्ट होता है वो मॉडर्न केमिस्ट्री का होता है। इसमें मॉडर्न हम केमिस्ट्री का बात करते हैं, जिसमें आपको ऐसा है कि इसकी तो 11th का पार्ट बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे हम 12th की ऑर्गेनिक की बात करें तो वहाँ पे जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, तो जब रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा तो क्लासिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चला जाता है मेरे दोस्त। और क्लासिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका मॉडर्न वाला पार्ट इसका अच्छा नहीं होगा, इसका मॉडर्न पार्ट अच्छा नहीं होगा तो आपको क्लासिकल में बहुत समस्याएं होंगी। तो बहुत ऐसे सीनियर बच्चे को देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, वो लोग बोले होंगे कि भाई ये क्लासिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली इसको रटना नहीं पड़ता है, बहुत आसान है, ठीक है ना। बस आप थोड़ा जो पढ़ाया जाएगा, जो भी लेक्चर मिले, आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी लेक्चर मिले 11th का, जो भी सब्जेक्ट का GRC चैनल के द्वारा जितने भी लेक्चर दिए जाए, सबसे पहले आप कॉपी ले लेंगे, सबका स्पेसिफिक कॉपी बनाएंगे और जिस चीज़ को पढ़ाया जाएगा उसको पहले नोट डाउन करेंगे, फिर उसको याद करेंगे। याद करने के लिए स्पेशली आप एक डेफिनेशन को 3 टाइम लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम आपको इसमें क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप लोगों ने सुना होगा कि केमिस्ट्री को रटना पड़ता है, ठीक है ना। तो हालांकि रटना कहने का मतलब है ये जो इनऑर्गेनिक पार्ट जो होते हैं इसमें थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ता है, इसमें आपको याद करने की समस्या आती है। तो आप परेशान नहीं हो, इसका भी कंसेप्ट है, टीचर आपको पूरा मैसेज के साथ देगा कंसेप्ट। उसके बाद आप इस पर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, याद करेंगे, आपके जहन में रह जाएगा। जहाँ जहाँ पे समस्याएं होगी वहाँ पे आपको इसमें ट्रिक मिलेगा और ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग जैसे बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ने होते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट पहला होगा। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, सेकेंड रेडॉक्स पढ़ेंगे। थर्ड में हम लोग बात करेंगे गैसियस स्टेट की, गैसियस स्टेट की बात करेंगे। फोर्थ में हम लोग बात करेंगे थर्मो डायनेमिक्स की। फिफ्थ में हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का हम लोग आयनिक पार्ट भी देखेंगे, यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो जितने हमारे 5 यहाँ पे दिख रहे हैं, इवन हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इसी में डाल देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इतने चैप्टर आपके 11th के हैं, ध्यान रखें मेरे दोस्त। ये किस क्लास के हैं? 11th के चैप्टर है जो आपको स्टडी करना है। मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का 2 पार्ट है, आयनिक और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई नहीं,
हम लोग इसको फिजिकल के अंदर ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं किस में, फिजिकल केमिस्ट्री में, केवल 11th का, मैं 12 की बात नहीं कर रहा। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक में हम लोग 11th में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर जो पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग देखेंगे। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म नाम का चैप्टर है। आप लोग तो 10th में थोड़ा सा आइसोमेरिज्म नाम सुना होगा, यहाँ एक चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीओसी की स्टडी करेंगे, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे पीओसी प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे 4 चैप्टर है जो हम लोग स्टडी करेंगे। ध्यान रखिए हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस की भी चर्चा करेंगे, ताकि यहाँ पे रेजोनेंस का कुछ यूज होगा आइसोमेरिज्म के टॉटोमेरिज्म को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो उससे पहले थोड़ा रेजोनेंस आना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, नोमेनक्लेचर है, फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का 1-2 लेक्चर लगा लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेंस की बात कर लेंगे, आइसोमेरिज्म, जीओसी और पीओसी। जीओसी थोड़ा लंबा है और ये जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जितने भी चैप्टर आते हैं सारे मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है। हम लोग बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म जो चीज़ स्टडी करेंगे वो रिएक्शन मैकेनिज्म किस में आ जाएगा, क्लासिकल में आएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक के हम लोग 11th में क्या क्या पढ़ना है, तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो उधर हम लोगों ने लिख दिया है, तो यहाँ पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे पहला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग। फिर हम लोग इसमें स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। फिर इसमें स्टडी करेंगे हम लोग एस ब्लॉक, हाइड्रोजन। फिर में स्टडी करेंगे पी ब्लॉक का कुछ पार्ट पढ़ते हैं। पी ब्लॉक में हम लोग इसमें पढ़ेंगे बोरॉन एंड कार्बन फैमिली, बोरॉन और कार्बन फैमिली की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग, ये हमारे चैप्टर हो गए किसके, इनऑर्गेनिक के पार्ट हो गए, जिसमें पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और पी ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जितने भी आपको पार्ट दिखाया गया है ये टोटल आपको क्या पढ़ना है, 11th का सिलेबस है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल क्लासेस करेंगे 11th का ऑर्गेनिक और किसका, फिजिकल का, दोनों का हम लोग का पैरेलल साथ साथ क्लास चलेगा, लेक्चर वीडियो डाला जाएगा, ठीक है ना। दोनों का हम लोग साथ में ही करेंगे, ठीक है ना। सिलेबस थोड़ा लंबा है, तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक का, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला लेक्चर वीडियो, 2 लेक्चर वीडियो मतलब पैरेलल चलेगा, आज ये कल ये फिर ये, ऐसे भी अल्टरनेट भी कर लिया जाएगा, या एक दिन में 2 शूटिंग कर दिया जाएगा, एक ऑर्गेनिक का और एक फिजिकल का, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किसको कहते हैं, बेसिकली ध्यान रखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से एक नोटबुक बनानी होगी, एक अच्छा सा न्यू कॉपी ले लें, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट दिया जाएगा उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे, राइट करेंगे। उसके बाद आप उसको लर्न करेंगे, और जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में दे देंगे उसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे एज ए, ठीक है। तो हम लोग जैसे बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले यहाँ बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर की हम लोग बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले हम लोग इसके बायोग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, देखिए ऐसा है कि हम लोग बात करें बिफोर 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से पहले, ठीक है ना, 18th सेंचुरी से पहले ऐसा था कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करना बहुत मतलब मुश्किल था। अगर हम बात करें आज से 200-250 साल पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनसंख्या बहुत कम थी, मतलब ना के बराबर, और उसके कंपैरिजन में इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा थी। यानी ऐसा है कि अगर मान लो एक इमेजिनरी
तौर पे बात कर ले कि एक समय था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या कितनी थी, 500 थी। उस समय इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या थी, क्या थी, 5000 के सिमिलर थी। तो ऐसा है कि उस समय उस जमाने में एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, वो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, ठीक है ना, बर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, ब्राजिलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे, ही ट्राइड, ठीक है, ही ट्राइड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड सो मेनी टाइम बट ही फेल्स। ये बहुत बार कोशिश की ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, लेकिन ये फेल कर गए। हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश किया और कोशिश के बाद भी जब इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना तो इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दिया जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, जो क्या था, जैव शक्ति का सिद्धांत था। इन्होंने ये देखा कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, और दिस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल बाय द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये एनर्जी पॉसिबल नहीं था। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेरी हाई ड्राइविंग फोर्स आर रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड होती थी, जो कि ये यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं, मतलब इन्होंने नहीं कर पाया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी में ये था कि इन्होंने ये कहा था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेरी हाई ड्राइविंग फोर्स इज रिक्वायर्ड। विच इज नॉट पॉसिबल बाय ह्यूमन बीइंग। इन्होंने कहा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। वाइटल फोर्स थ्योरी से ये इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंसान नहीं बना सकता है। अब इन्होंने, बर्जिलियस ने बहुत दफ़ा कोशिश करने के बाद जब इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना तो इन्होंने क्या किया, इस बात को पब्लिकली अनाउंस किया। और इन्होंने कैसे एग्जाम्पल दिए, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें इन्होंने लोगों को ये बताया कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नहीं बना सकते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड लेमन में, जो लेमन में सिट्रिक एसिड आया वो कहाँ से आया, सबसे पहले सिट्रिक एसिड कहाँ से आया, कहाँ पे पाया गया, लेमन में। लेमन कहाँ से आया, तो किसी प्लांट से। प्लांट कहाँ से आया, तो वो गॉड से आया। तो इन्होंने ऐसे ऐसे इस तरह से एग्जाम्पल दिया ताकि लोगों का कंसेप्ट ही ब्लॉक कर दिया कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हैं। और उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत बुरा हाल था, बहुत कम जनसंख्या थी, ठीक है ना, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये जब कंसेप्ट दिए और ये कंसेप्ट दिए तो इन्होंने ये कंसेप्ट में इन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंसान नहीं बना सकता, लेबोरेटरी में नहीं बना सकता है। तो इन्हीं के साथ रहने वाले इनका जो शिष्य थे, पुपिल ऑफ बर्जिलियस, इनका जो शिष्य था जिनका नाम था फ्रेडरिच ओहलर। ओहलर नाम के जो साइंटिस्ट थे, हालांकि ये इनके साथ रहते थे, तो इनको लगा कि यहाँ जब इन्होंने कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने ये बात अनाउंस किया तो इनको लगा कि भैया ऐसी बात है कि यहाँ सर नहीं बोल रहा है, सर का घमंड बोल रहा है। और इन्होंने डिसाइड किया कि आई विल प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन्होंने बनाया। इन्होंने 1828 में ही फॉर्म यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस, इनऑर्गेनिक सोर्सेस लाइक यूरिन। इन्होंने क्या किया, यूरिया का फॉर्मेशन किया। कि इन्होंने, ओहलर ने 1828 में इन्होंने क्या किया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया। किससे, इनऑर्गेनिक सोर्स से बनाया। और इन्होंने इनऑर्गेनिक सोर्स से बना करके ये साबित कर दिया कि भाई हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ, लैब में बना सकते हैं। और इन्होंने ही क्या किया था, किसको तोड़ा था, वाइटल फोर्स थ्योरी को। ये थ्योरी कहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, ओहलर ने बनाया, तब जा कर के ये थ्योरी क्या हो गया, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज violated by
ओहलर साइंटिस्ट। वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने तोड़ा था मेरे दोस्त? ओहलर साइंटिस्ट ने तोड़ा था। और ये कब तोड़ा था? 1828 में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था यूरिया। देखो यूरिया का जो प्रोसेस हुआ था, इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को लिया, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनेट। ये क्या है मेरे दोस्त? ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन्होंने क्या किया, इसको हीट किया। जब इन्होंने हीट किया तो इसमें क्या हुआ, यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, NH2CO NH2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड यूरिया। इस कंपाउंड को क्या कहा गया? यूरिया, या इसी को कार्बामाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कार्बामाइड भी बोलते हैं। ये जो अमोनियम साइनेट से जो ये यूरिया का फॉर्मेशन हुआ है, इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। देखिए जरा, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, अमोनियम साइनेट, यहाँ नाइट्रोजन 1 और 1 क्या है, 2 है, यहाँ 1 और 1 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 2 4 है, यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। यहाँ ध्यान रखिए, इसमें क्या हुआ कि NH2 का क्या हुआ, अरेंजमेंट हुआ है। और ये कब, ये रिएक्शन कब किया गया, 1828 में। ये रिएक्शन किसके द्वारा किया गया बाबू? ओहलर के द्वारा। और ओहलर के द्वारा ये कंपाउंड बनाया गया। उसके बाद ऐसा था कि जब इन्होंने ये बात कहा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, जब इन्होंने ये बना करके दिखाया तो इनके जो गुरुजी थे, यानी मतलब ये ब्राजीलियस, ठीक है ना, ब्राजीलियस के ही शिष्य थे ओहलर। ऐसा नहीं कि इनके स्टूडेंट थे, ये उनके साथ ये भी साइंटिस्ट थे, वो भी साइंटिस्ट थे, ये जूनियर थे और वो सीनियर साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो इन्होंने बनाया। तो जब इन्होंने बनाया तो क्या हुआ कि ब्राजीलियस ने जब ये देखा कि भाई मेरे जो वाइटल फोर्स थ्योरी मैंने जो दिया था उसको इन्होंने क्या किया, गलत किया। तो हालांकि उसी समय ब्राजीलियस ने ओहलर को सम्मानित किया। मेरे दोस्त ऐसी बात है कि ये महान गुरु है, इसलिए इनका चेला महान बना। हम लोग के साथ वो बात नहीं है। अगर ज़रा सा भी टीचर यहाँ गलती लिख जाए, आप कल बोलोगे तो बोलेंगे टीचर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं तुमने गलत नोट कर लिया, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने अपने गलती को एक्सेप्ट किया और इन्होंने अवार्ड भी दिया किसको, ओहलर को। आप अगर सर्च भी करेंगे तो यहाँ पे इसी वजह से आता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहा जाता है बाबू? फ्रेडरिच ओहलर को कहा जाता है। हालांकि जब इन्होंने ये बात कही, इन्होंने हालांकि किसको, वो ब्राजीलियस साहब ने ओहलर को ये सम्मान दे दिया। फिर भी कुछ लोगों का ये जहन में था कि भाई ओहलर उसी का ना चेला है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो ये कंसेप्ट था, यानी कहने का मतलब ये था कि अभी भी कुछ लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में, ठीक है ना, नहीं बना सकते। अभी भी लोग नहीं मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जा सकता है। इसके बाद जो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोल्ब नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1844 में सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स से। जो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका नाम क्या था बाबू? एसिटिक एसिड था। फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। इसका आगे हम लोग नेमिंग भी पढ़ेंगे, इसको आगे चल के इथेनोइक एसिड कहा गया। तो हम लोग नोमेनक्लेचर में हम लोग सबका नेमिंग ही पढ़ेंगे कंपाउंड का। तो जब सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसने बनाया बाबू? कोल्ब नाम के साइंटिस्ट ने बनाया 1844 में। उसी तरह थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया बर्थेलोट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1854 में मीथेन को बनाया, CH4, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। इस मीथेन को मार्स गैस भी शुरू में कहा गया। क्या बोला गया बाबू? मार्स गैस। मार्स गैस को बोलते हैं बिकॉज इट इज़ फाउंड इन मार्शी लैंड। ये मार्शी लैंड में पाया जाता है, इसलिए इसको मार्शी गैस बोलते हैं। अब इसके बाद ऐसा हुआ कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट पूरी तरह मतलब डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा हलचल सा मच गया था कि हर एक इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने लगा। जब हर लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने लगे, ठीक है ना, हर किसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड किया,
तो उसके बाद कंपाउंड का जो नेमिंग किया गया था, शुरुआत में जो कंपाउंड किए गए, ठीक है ना, तो कंपाउंड का नेमिंग किया गया 3 चीज़ के ऊपर। पहला ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला था कि ओरिजिन के बेसिस पे किया गया, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड था क्या हुआ, विम ऑफ डिस्कवरर, विम ऑफ डिस्कवरर। ऐसा था कि सबसे पहले ये कंपाउंड को देखा जाता था कि ये कंपाउंड की ओरिजिन क्या है, कोई कंपाउंड ये आया कहाँ से। जैसे रबर है तो रबर की ओरिजिन क्या है, किसी न किसी प्लांट से आया, तो उस समय उसकी नेमिंग उस प्लांट के नेम पे किया गया। या अगर हमको पता नहीं चल पाता था उस कंपाउंड किस प्लांट से आया है, तब हम उस रबर का प्रॉपर्टी देखते कि वो किस वर्क में यूज किया जाता है, तो उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया जाता था उसका नेमिंग। अगर ये दोनों केस पता नहीं चल पाता था खोजकर्ता को, तो जो डिस्कवरर था उसके किसके ऊपर डिपेंड करता था, वो उसके विम के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर। या तो वो अपना नाम रख दिया, या अपने फादर मदर या अपने बच्चे का नाम रख दिया, ठीक है ना। तो शुरुआत में ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग ऐसे की गई। अब इसमें क्या समस्या है, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आप, जैसे क्या किया गया, हम बात कर लेते हैं 2 कंट्री, एक इंडिया की बात कर लेते हैं और एक हम किसकी बात कर लेते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो इंडिया और अमेरिका का 2 बंदा कंपाउंड खोजा। एक कंपाउंड खोजा किसका, पेपर जिस पे लिखा जाता है, और मान लेते हैं अमेरिका का बंदा पेंसिल का डिस्कवरी किया जिससे लिखा जाता है। ध्यान से सुने, इंडियन बंदा ने खोजा पेपर जिस पे लिखा जाता है, और अमेरिकन बंदे ने खोजा, ठीक है ना, पेंसिल जिससे लिखा जाता है। दोनों का ओरिजिन था कि एक प्लांट था, जिस प्लांट को हम कुछ भी मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, मान लो थीटा मान लिए। थीटा नाम का एक प्लांट था, उस थीटा प्लांट था जिससे ये आया, पेपर आया। अब क्या किया, इंडियन बंदा ने बोला थीटा। अब ये जो पेंसिल है वो भी कहाँ से आया भैया, थीटा से आया। तो अब हुआ क्या कि जब मीटिंग हुआ तो पूछा गया, ठीक है ना, कि भाई किसने कौन कंपाउंड खोजा है। तब तक इंडियन बंदा बोलता है कि सर मैंने एक कंपाउंड खोजा है जिस पे लिखा जाता है, उसका नाम मैंने थीटा रखा है। उसी समय भाई अमेरिकन बंदा को ये लगा कि नहीं नहीं सर, मैंने भी एक कंपाउंड खोजा है जिससे लिखा जाता है, उसका भी नाम थीटा है। तो उसी समय वहाँ मीटिंग हुई कि भाई ऐसा है कि 2 कंपाउंड का एक नाम रहना ये मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। उसी समय क्या किया गया, जो भी कॉमन नेम, जितना भी ये शुरुआत का जो अप्रोच था, इसको क्या किया गया, इसको कहा कि नहीं भैया इससे नेमिंग करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। और शुरुआत में जो कंपाउंड का नेमिंग किया गया था तो बहुत सारे ये थे, जैसे शुरुआत में हम लोग बात करते हैं कंपाउंड का नेमिंग रखा गया एसिटिक एसिड, ठीक है ना। उसी तरह फॉर्मिक एसिड कैसे नाम रखा गया, तो आपको तो पता है कि ग्रीक में रेड आंट को फॉर्मिका बोलते हैं, और उसके जो हाइड्रो डिस्टिलेशन से जो एसिड बना, उस एसिड का नाम क्या रखा गया, फॉर्मिक एसिड रखा गया। तो शुरुआत में जो नेमिंग किए गए थे, रोजानिलिन ब्लू, बटर येलो, इस टाइप का नेमिंग था जो याद भी करना थोड़ा मुश्किल था। और ऊपर से क्या हुआ कि ये समस्या आने लगा कि 2 कंपाउंड का एक नाम आने लगा। तो उसके बाद जिनेवा में जो मीटिंग हुई IUPAC की, IUPAC सिस्टम की, तो वो जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद क्या किया गया, कह दिया गया, उसमें रिकमेंडेशन दिए गए, और रिकमेंडेशन दिया गया, बाद में धीरे धीरे उसको ये किया गया। तो उसमें मीटिंग के दरमियान बताया गया कि अगर ऐसा सोचा गया, एक ऐसा रूल की ज़रूरत पड़ी कि हम लोग क्या करें कि किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखें तो उसका हम क्या करें, नाम लिख दें, या किसी कंपाउंड का हमको नाम दिया हो तो उससे हम उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना दें। और इसके लिए रूल बनाया गया है, तो वो रूल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो रूल बहुत सिंपल है, ठीक है ना, आप लोग, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा फोकस रखेंगे तो सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अब रही बात ये भाई, अब जाहिर सी बात है, ये जो प्रॉपर्टी था ओरिजिन, ये प्रॉपर्टी और बीम ऑफ डिस्कवरर, अब लोगों को ये लगा कि भाई इसको अब डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो नहीं मेरे दोस्त, हुआ क्या कि मान लो कोई इंसान अपने ज़िंदगी में एक ही कंपाउंड खोजा और वो मर गया, तो उसके आत्मा के संतुष्टि के लिए इस सिस्टम को भी रहने दिया गया कि नहीं भाई, ये जो शुरुआत में जो अप्रोच किया गया उनका, भले ठीक है ना वो नेमिंग सही नहीं हो, लेकिन उस कंपाउंड को किस में डाल दिया गया, इसको कॉमन नेम के अंदर में डाल दिया।
और उसको आयुपैक सिस्टम के लिए। तो मेरे दोस्त यही वाला नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए भी टीचर कुछ रूल और कुछ ट्रिक देगा जिसके सहारे आप क्वेश्चन को याद कर लोगे, नाम को याद कर लोगे, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और वो तो रूल है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप कहिएगा सर झूठे का आप इतना देर समय बर्बाद किए, आखिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या फ़ायदा है? कुछ तो फायदा होगा, तब तो आप मतलब कुछ आप बताया नहीं, बस आप नेमिंग वेमिंग बताए। देखो मेरे दोस्त, इसका फ़ायदा क्या है तो ये बताते हैं। देखो ऐसा है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम लोग अगर अपने बारे में बात करें तो हमारे 90% यूजेबल जो सब्सटेंस है वो सब कार्बन का ही है। जैसे अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो क्या है, पॉलीमर्स है, और वो पॉलीमर्स है तो मतलब क्या होगा, वो सब क्या है, कार्बन कंपाउंड है। जैसे आपने कोई कपड़ा पहना तो वो क्या है, वो सब पॉलीमर्स है, ठीक है ना। जैसे आपका बाल हो गया, ये सब क्या है, कार्बन है। जैसे आप कोई इंसान आके बोलता है कि सर, ठीक है ना, जैसे कोई इंसान बोलता है कि सर मैं अपना मतलब थोड़ा मतलब चेहरा में जो डेंटिंग पेंटिंग और लिपस्टिक लगाते हैं, ये सारे डेंटिंग पेंटिंग क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ है, दीज ऑल आर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अगर कोई आप जो ऑयल लगाते हैं बालों में, जो हेयर ऑयल लगाते हैं, वो सब क्या है, पेट्रोलियम है, सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम बात कर ले, ठीक है ना, अगर जैसे मान लेते हैं किसी इंसान का मतलब तबीयत खराब हो जाता है, तो जैसे मान ले आप जितने भी ड्रग्स मेडिसिन होता है, मैक्सिमम मेडिसिन ऑर्गेनिक के ही यूज होते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान है जिसका किडनी खराब हो गया, तो ऐसा नहीं ना है कि मान ले आपका किडनी, मान लो किसी का इंसान, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी इंसान का किडनी खराब हो जाता है, ऐसा नहीं ना है कि भाई अगर किडनी खराब हो गया तो उधर गधा के मार के आपके बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये बादशाह मूवी नहीं चल रहा है कि आँख खराब हो गया तो एक आँख उल्लू और एक आँख बकरे का लगेगा, ठीक है ना। अगर आपका किडनी खराब हो गया है तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट होगा तो या तो कोई ऑर्गन डोनेट करेगा तब, या फिर अगर कोई दूसरा लगेगा, ठीक है ना, सिंथेटिक लगेगा तो वो ऑर्गेनिक का ही लगेगा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके बॉडी का मैक्सिमम पार्ट को चेंज किया जा सकता है। मैक्सिमम पार्ट को क्या किया जा सकता है, जैसे किसी इंसान का आँख खराब हो गया तो उसमें आँख लग जाता है। ये सब किसकी देन है मेरे दोस्त, ऑर्गेनिक की ही देन है। अगर आप जो खाना खाते हैं, वो भोजन खाते हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, ये सब क्या है, ये सब मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप बोर्ड पे ये देख पा रहे हैं तो आपके आँख में रेटिनल नाम का एक कैटलिस्ट प्रेजेंट है जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं। अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, उसके लिए भी कोई ऑर्गेनिक कैटलिस्ट आपके बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान कहता है कि सर मैं सलमान खान की तरह बनना चाहता हूँ, सो सिंपल, प्लास्टिक सर्जरी करा ले। प्लास्टिक सर्जरी किसकी देन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देन है। अगर कोई लड़की कहती है कि सर मैं कैटरीना कैफ की तरह दिखना चाहती हूँ, सो सिंपल, आपके ऊपर भी प्लास्टिक सर्जरी किया जा सकता है और वो भी किसकी देन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही देन है। तो मेरे दोस्त आपको तो पता चल गया कि आपके डेली लाइफ में, जैसे आप मान लो स्कूल जाते हो तो जिस पेपर का यूज करते हो ऑर्गेनिक है, जिस बैग का यूज करते हो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है। यानी आपके जो 90% जो सब्सटेंस है वो सब क्या है, ऑर्गेनिक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर आप तो बताएं, इसका तो केवल हम लोग के लाइफ में यूज बताएं, अब जरा थोड़ा मार झगड़ा का भी बता दे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे दोस्त, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ जैसे हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी नाइट्रो वाले जो कंपाउंड होते हैं वो सब का यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव के लिए, बम बनाने के लिए। जैसे ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, उसके बाद ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन, ये सब जो स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये सब जितने भी नाइट्रो कंपाउंड होते हैं वो एक्सप्लोसिव के लिए। डायनामाइट, जिसको अल्फ्रेड नोबल साहब ने बनाया था, जिनके नाम से नोबल प्राइज़ दिया जाता है, वो भी क्या है, एक्सप्लोसिव के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक का ही देन है। एक्सप्लोसिव में भी हो गया, मेडिसिन में भी हो गया, आपके डेली लाइफ में भी हो गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब मेरे दोस्त हम लोग टॉपिक की तरफ बात करेंगे, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक की डेफिनेशन की बात करें। देखो ऑर्गेनिक का डेफिनेशन ऐसे लिखाया जाता है कि कहता है द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात, ये जो डेफिनेशन है थोड़ा सा हम लोग गलत मानते हैं। क्यों? तो अभी हम लोग जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक है, ठीक है ना, इसमें आपको कुछ मतलब नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा ज़हन में रखने वाला मैसेज था, इसलिए हम इसको डायरेक्ट। जैसे सबसे पहले हम ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री का डेफिनेशन की बात कर ले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप ऐसे डेफिनेशन बोलते हैं, द कंपाउंड ऑफ, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलते हैं, तो कहता है द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम ये डेफिनेशन लिखते हैं तो इसमें मतलब क्या है कि ये डेफिनेशन 100% सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऐसे कार्बन के कंपाउंड है, जैसे कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, साइनेट हो गया, आइसोसाइनेट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे वाले जो कंपाउंड्स हैं, तो ये जो कंपाउंड होते हैं इनके साथ क्या होता है कि ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। जिसमें CO हो गया, CO2 हो गया, ये सब क्या है, कार्बन के ही कंपाउंड है, लेकिन ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो जब भी हम ऑर्गेनिक की डेफिनेशन की बात करें तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। इसका क्लियर स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर derivatives is called ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब जरा हम लोग हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको जानने से पहले थोड़ा हम लोग क्या कर लेते हैं, केमिस्ट्री में काउंटिंग को देख लेते हैं, ठीक है ना। काउंटिंग देख लेंगे तो सबसे पहले हम काउंटिंग को देख लेते हैं। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथ। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ। अब देखेंगे ये जो काउंटिंग होती है, जैसे हम लोग इंग्लिश में, ठीक है ना, 1 2 3 4 इसको काउंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, एक कार्बन को ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, मेथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। 5 नंबर कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या बोलते हैं, नोन। और 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेक, ठीक है। अब इसके बाद क्या ध्यान रखेंगे कि अब जैसे 11 कार्बन आएगा तो इसके लिए 1 के लिए यूज करते हैं अन या हेन। 2 के लिए यूज करते हैं डो। 3 के लिए यूज करते हैं ट्राई। 4 के लिए यूज करते हैं टेट्रा। 5 के लिए पेंचा, ठीक है ना। 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्सा, ठीक है। इसमें ए लगा देते हैं। उसी तरह 7 के लिए क्या यूज करेंगे, हेप्टा। 8 के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्टा। अब जैसे हम 11 कार्बन की बात करें तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 10। तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे, अन। अब 10 के लिए क्या यूज करेंगे, डेक। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन डेक। उसी तरह 12 लिखेंगे तो पहले 2 उसके बाद 10। तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, 2 के लिए 2। और 10 के लिए क्या यूज करेंगे, डेक। उसी तरह 13 कार्बन के लिए पहले 3 फिर 10। तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। और उसके बाद 10 के लिए क्या यूज करेंगे, डेक। तो इट बिकम्स क्या होगा, ट्राई डेक। उसी तरह 14 कार्बन की बात करें तो पहले 4 फिर 10। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा। और 10 के लिए डेक। 15 कार्बन की बात करें तो पहले 5 यूज करते हैं। तो 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटा। और 10 के लिए क्या यूज करते हैं, डेक। इट बिकम्स पेंटा डेक। 16 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा डेक। 17 कार्बन को क्या बोलेंगे, पहले 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टा। और 10 को क्या बोलते हैं, डेक। इट बिकम हेप्टा डेक। 18 कार्बन को क्या बोलते हैं, पहले 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। ए लगाएंगे, ए लगाने का फैशन होता है। तो इट बिकम्स ऑक्टा। और 10 के लिए क्या होता है, ऑक्टा डेक। 19 कार्बन को क्या बोलते हैं, नोना डेक। 20 कार्बन को क्या बोलते हैं, 20 कार्बन को डेका डेक नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइकॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हमको क्या करना है, 1 से 20 तक के एलिमेंट को याद करना है, ठीक है ना। ये जो होता है ग्रीक
ग्रीक में, ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है ना। एक के लिए क्या यूज करते हैं, मेथेट, प्रोब्यूट, पेंटेक्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अब पुनः डेफिनेशन पे लौट करके आते हैं। यहाँ कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है ना। पहले ऐसे डिफाइन किया गया, लेकिन आगे चल करके देखा गया कि ये 100% ऑर्गेनिक का डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो डेफिनेशन बता रहा है इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आ जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग ना लिख करके इसको डिफाइन करते हैं, द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड, क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कहिएगा सर यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब होता है क्या बाबू, हाइड्रो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन, प्लस क्या है, कार्बन, तो कार्बन ही होगा। तो वैसा कंपाउंड जो किससे बना होगा, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा, उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है, तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, ठीक है ना। कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है, 2 होता है। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो 2 तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, सिंगल बाउंड होता है, उसको सेचुरेशन, ठीक है ना, यानी उसको सेचुरेटेड बाउंड बोलते हैं। या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बाउंड या ट्रिपल बाउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या करें, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। मेरे दोस्त, आज का जो लेक्चर वीडियो है, ठीक है ना, हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। आप ध्यान रखें, आज के लेक्चर में थोड़ा इंट्रोडक्शन को आप ध्यान से सुन लेंगे और ये काउंटिंग याद कर लेंगे। ये याद होगा क्योंकि इसकी बहुत आगे नीड होने वाली है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू बाबू।